हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं आर ओ एग्जाम के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज। और आज ये जो हमारा टेस्ट सीरीज है ये 45 यानी कि 45वें नंबर का टेस्ट सीरीज है। इसके पहले हमने 44 टेस्ट जो है सॉल्व कर लिए हैं। यदि आपने अभी तक ये टेस्ट सीरीज सॉल्व नहीं किए हैं तो जाके सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है। तो अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो सके। तो देखिए, कल जो है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का ऑफिशियल आंसर की भी आ गया। बहुत ही निराश करने वाला पेपर था इस बार, बहुत ही ज़्यादा टफ और पैटर्न से एकदम आउट था। जो पैटर्न है वो पैटर्न तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जो है पेपर सिलेबस से ही था। बस ये था कि जो 7-8 वर्षों का जो पैटर्न है वो उस पैटर्न से हट के बिल्कुल पेपर था। तो आर ओ के लिए आप अभी से क्या करिए, तो आप डेली जो है डेली का जो करंट होता है ज़रूर देखिए। डेली का करंट और साथ ही न्यूज़, अगर आप 10 मिनट 5 मिनट न्यूज़ पे दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि जो अब ट्रेंड था अब तक की बहुत ही फेमस करंट अफेयर पूछा जा रहा था, वो करंट अफेयर बिल्कुल स्किप कर दिया गया है और बहुत ही सूक्ष्म दृष्टिकोण से आयोग जो है करंट का क्वेश्चन बना रहा है। तो इसलिए डेली का आप करंट अफेयर ज़रूर सॉल्व करिए। मंथली का एक मैगजीन लीजिए और उसको अच्छे से तैयार करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज सॉल्व करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। और वीडियो के लास्ट में आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। देखिए, हम हर वीडियो में आपको ये बता रहे हैं कि हिंदी में आप मिनिमम 56 क्वेश्चन टारगेट करिए। क्योंकि जीएस में यदि आप 65 से लेकर के 75 भी सही कर ले जा रहे हैं, क्योंकि जीएस का जो स्टेटस है ना काफ़ी हार्ड बन रहा है। पेपर जो 11 फरवरी को पेपर हुआ था, पेपर लीक हो गया था, उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो पेपर टफ था। तो ऐसा करिए कि हिंदी तो कम से कम इजी है। 6 टॉपिक जो आपके हैं वो काफ़ी सही टॉपिक हैं और उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। और 56 क्वेश्चन तो आपके ज़रूर सही होने चाहिए। 2-4 क्वेश्चन तो आयोग की तरफ से भी गलत होते हैं तो उसको आप माइनस करके, लेकिन अपना 56 जो है स्कोर आप अच्छे से इतना टेस्ट सीरीज वगैरह सॉल्व कर लीजिए हिंदी में कि ये स्कोर तो आप ज़रूर गेन कर ले जाइए, ताकि कोई भी ये ना रहे कि हमसे गलती हो गई। और अभी भी आपके पास टाइम है। मार्च लास्ट वीक आ रहा है न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग कि मार्च लास्ट वीक में आपका पेपर हो सकता है। तो उसको टारगेट करके अच्छे से तैयारी करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपनी ये टेस्ट सीरीज और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि विकल्प में दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? अनुमान, आकलन, अनुभूत या फिर अनुक्रम। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अनुभूत। अनुभूत जो है यहाँ पे विशेषण शब्द है। इसका विशेष जो है अनुभूति होता है। विशेष से क्या होगा तो अनुभूति होगा, अनुभूति ये होगा इसका विशेष, और विशेषण जो है अनुभूत होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी अनुमान जो है यह विशेष है, इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा अनुमानित। आकलन जो है यह भी विशेष है, इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा आकलित। और अनुक्रम जो है यह भी विशेष है, इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा अनुक्रमिक। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? भलाई, विद्वान, विवाद या फिर ज्ञान। तो कौन सा शब्द यहाँ पे विशेषण हो जाएगा? तो विशेषण जो है आपका विद्वान हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विशेष विशेषण युग में सही सुमेलित नहीं है। दिन, दैनिक, निर्माण, निर्मित, पतन, पतित, पराजय, परास्त। कौन सा यहाँ पे युग जो है सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे पराजय का जो परास्त दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है। पराजय का विशेषण होता है पराजित। पराजित होगा इसका विशेषण, पराजित। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दिन का दैनिक बिल्कुल सही है, निर्माण का निर्मित भी सही है और पतन का पतित भी सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। इसका सही हमने आंसर भी देखा, यानी कि पराजय का जो सही विशेषण होगा पराजित हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तीनों मित्र एक साथ खाना खा रहे थे। उपयुक्त वाक्य में तीनों निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? समुदायवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, प्रत्येक बोधक विशेषण या फिर गणनावाचक विशेषण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, समुदायवाचक विशेषण। तीनों जो है, तीनों ये जो एक शब्द है इसमें जो विशेषण है यह हो जाएगा समुदायवाचक विशेषण। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जैसे तीनों के अकॉर्डिंग ही, जैसे दोनों हो गया, चारों हो गया, पाँचों हो गया, इन सब में कौन सा विशेषण होगा? तो इन सब में जो है
समुदायवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विशेष्य वह शब्द होता है जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द द्वारा विशेषता बताई जाती है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह विशेष होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं, तथा जो शब्द किसी की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुनीत एक अच्छा विद्यार्थी है, इस वाक्य में विशेष्य है सुनीत, विद्यार्थी, अच्छा या फिर एक। तो इसमें जो है विशेष्य कौन सा होगा? तो इसमें जो विशेष्य हो जाएगा यह हो जाएगा विद्यार्थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अच्छा जो है यह विशेषण हो जाएगा, तो यहाँ पे विद्यार्थी जो है यह विशेष्य होगा। जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष्य कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और जिसके द्वारा विशेषता बताई जा रही है वह होता है विशेषण। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरा लड़का आलसी है, वाक्य में आलसी निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? विधेय विशेषण, विशेष्य विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण, या फिर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो मेरा लड़का आलसी है, आलसी में जो है किस प्रकार का विशेषण है? तो यहाँ पे आलसी में जो विशेषण हो जाएगा यह हो जाएगा विधेय विशेषण। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो जिस वाक्य में विशेषण विशेष और क्रिया के बीच में आए, देखिए यहाँ पे विशेषण जो है यह विशेष और क्रिया के बीच में आता है। लड़का यहाँ पे विशेष हो जाएगा, है जो है यहाँ पे क्रिया हो जाएगी। तो जो विशेषण है यह विशेष और क्रिया के बीच में आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका विधेय विशेषण। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? राघव परिश्रमी लड़का है, मेरा कुत्ता काला है, वह लेखक है, उसकी पुस्तक पुरानी नहीं है। तो यहाँ पे आप तीनों एक वाक्य हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जरूर पहचान जाएंगे कि किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ। देखिए राघव परिश्रमी लड़का है, तो परिश्रमी यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। मेरा कुत्ता काला है, तो यहाँ पे काला जो है विशेषण हो जाएगा। और अभी हमने देखा कि जब विशेष्य और क्रिया के बीच में विशेषण आता है तो कौन सा विशेषण होता है? विधेय विशेषण होता है। तो कुत्ता देखिए यहाँ पे कुत्ता हो जाएगा विशेष्य, और है जो है यह हो जाएगी क्रिया। तो इस दूसरे वाक्य में जो यहाँ पे विशेषण है यह विधेय विशेषण होगा, और वह लेखक है, तो इसी में जो है ऑप्शन सी में यहाँ पे इसका विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। और साथ ही ऑप्शन डी जो है उसकी पुस्तक पुरानी है, पुरानी भी यहाँ पे एक विशेषण है। तो यहाँ तीनों शब्दों में यानी कि ए, बी और डी तीनों वाक्यों में यहाँ पे विशेषण का प्रयोग हुआ है। जिसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है वह है आपका ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया का हर तीसरा व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है। दिए गए वाक्य में तीसरा शब्द किस प्रकार का विशेषण है? क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, निश्चय परिमाण बोधक विशेषण, या फिर पूर्णांक बोधक विशेषण। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा क्रमवाचक विशेषण। तीसरा जो है यह हो जाएगा क्रमवाचक विशेषण। तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां ये सब क्या होते हैं? तो क्रमवाचक विशेषण हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए विशेष विशेषण युग्मों में सही सुमेलित नहीं है। जाति, जातीय, पुष्टि, पुष्ट, पंथ, पंथी, निपुणता, निपुण। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, पुष्टि, पुष्ट जो है यह यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। दिए गए विकल्प में पुष्टि, पुष्ट जो है सही सुमेलित नहीं है। पुष्टि शब्द का विशेषण जो होता है यह हो जाएगा पौष्टिक, इसका विशेषण सही पौष्टिक होता है, पौष्टिक। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। बाकी जाति का जातीय विशेषण बिल्कुल सही है, पंथ का विशेषण पंथी ये भी सही है, और निपुणता जो है इसका विशेषण निपुण ये भी यहाँ पे बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्गा का पर्यायवाची नहीं है? कालिका, नारायणी, कल्याणी, वैदेही। तो दुर्गा जी का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? तो वैदेही जो है यह सीता जी का पर्यायवाची है, दुर्गा जी का पर्यायवाची नहीं है। बाकी कालिका, नारायणी और कल्याणी ये तीनों दुर्गा जी के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी पशु का पर्यायवाची नहीं है? कुंजर, नाहर, बिटप। तो यहाँ पे कौन सा इसमें से किसी पशु का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें जो पशु का पर्यायवाची नहीं है वह है बिटप। बिटप जो है यह वृक्ष का पर्यायवाची होता है, बिटप यह वृक्ष या पेड़ का पर्यायवाची होता है। बाकी है जो है यह घोड़ा का पर्यायवाची है। कुंजर जो होता है यह हाथी का पर्यायवाची होता है, और नाहर जो है यह शेर या व्याघ्र का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पे बिटप जो है यह पेड़ का, वृक्ष का पर्यायवाची होता है, यह किसी पशु का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा आकाश का पर्यायवाची नहीं है? पुष्कर, साहकार, नाक, तारापथ। कौन सा इसमें से आकाश का पर्यायवाची नहीं है? तो साहकार जो है यह आम का पर्यायवाची होता है। आम जो फल होता है उसका पर्यायवाची होगा साहकार। बाकी पुष्कर, नाक और तारापथ ये तीनों आकाश के पर्यायवाची होते हैं। बहुत यूनिक शब्द हैं। इसको आप लोग एक नोट्स बना लीजिए, उसमें नोट करते हुए चलिए कॉपी में, ताकि एंड मौके पे इसका रिवीजन कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन जब होगा तो कन्फ्यूजन कम होगा। तो यहाँ पे आकाश का जो पर्यायवाची नहीं है वह है साहकार, और साहकार किसका पर्यायवाची है? तो आम का पर्यायवाची हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तलवार, चंद्रहास, जिह्वा, रसिका, ब्राह्मण, पुरुहूत, कमल, पुंडरीक। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ब्राह्मण का जो यहाँ पे पुरुहूत दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो पुरुहूत होता है ये इंद्र का पर्यायवाची है। इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा पुरुहूत। हाथ से लिखना पड़ता है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। ये इंद्र लिखा हुआ है, तो पुरोहित जो है ये इंद्र का पर्यायवाची होता है, ब्राह्मण का पर्यायवाची नहीं है। बल्कि तलवार का चंद्रहास बिल्कुल सही सुमेलित है। जिह्वा का रसिका पर्यायवाची होता है, बिल्कुल सही है। कमल जो यहाँ पे पुंडरीक दिया हुआ है ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, पुंडरीक जो है यह श्वेत कमल को कहते हैं। पुंडरीक जो है यह सफ़ेद कमल का पर्यायवाची होता है, लेकिन होता तो कमल ही है, तो कमल का पर्यायवाची पुंडरीक भी होता है। तो यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चंद्रमा का पर्याय नहीं है? पर्याय शब्द नहीं है। निशानाथ, मयंक, मुकुंद या फिर कलानाथ। तो कौन सा यहाँ पे चंद्रमा का पर्याय शब्द नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा मुकुंद। मुकुंद जो है यह कृष्ण जी का पर्यायवाची है। मुकुंद जो है यह कृष्ण जी का पर्यायवाची है, यह चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी निशानाथ, मयंक और कलानाथ ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? तो चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दिया करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 16 सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक देवी का पर्यायवाची शब्द है? श्री, लक्ष्मीपति, अंजनेय, श्यामा। कौन सा इसमें से एक देवी का पर्यायवाची शब्द है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। श्री जो है यह देवी का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे श्री जो है ये यहाँ पे देवी इज द सेंस कि लक्ष्मी जी का यहाँ पे पर्यायवाची पूछ रहा है। तो श्री जो है यह लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। लक्ष्मीपति तो यह विष्णु जी का पर्यायवाची हो जाएगा। विष्णु जी का पर्यायवाची है लक्ष्मीपति। और अंजनेय जो है तो ये हनुमान जी का पर्यायवाची हो जाएगा। अंजनेय यानी कि अंजनी का पुत्र यानी कि हनुमान जी, तो ये हनुमान जी का पर्यायवाची हो जाएगा अंजनेय। और श्यामा जो है ये किसका पर्यायवाची है? तो श्यामा जो है यह कोयल का पर्यायवाची होता है, कोयल का। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि देवी का पर्यायवाची कौन सा यहाँ पे होगा? तो ये हो जाएगा श्री। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? लोहू, रक्त, अयस, लोहा, शार्दूल, सिंह, श्रोणित, मोर। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी में जो यहाँ पे श्रोणित मोर दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि श्रोणित जो है यह किसका पर्यायवाची है? तो श्रोणित यहाँ पे खून का पर्यायवाची होता है, खून का। मोर का पर्यायवाची नहीं होता है, ये खून का पर्यायवाची होता है। तो लोहू रक्त का पर्यायवाची बिल्कुल सही है। अयस जो है यह लोहा का पर्यायवाची, ये भी यहाँ पे सही सुमेलित है। और शार्दूल जो है यह सिंह का पर्यायवाची है, ये भी यहाँ पे सही सुमेलित है। तो जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन डी, यानी कि श्रोणित जो है यह खून का पर्यायवाची है। और खून के अन्य जो पर्यायवाची हैं उनको भी हम देखते हैं, जैसे रुधिर हो गया, खून हो गया, रक्त हो गया, लोहित हो गया, ये सब किसके पर्यायवाची? तो खून के पर्यायवाची हो जाएंगे। और मोर जो है, मोर का पर्यायवाची कुछ जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं उनको देखते हैं। तो मोर का पर्यायवाची हो जाएगा मयूर हो जाएगा, सिखी हो जाएगा, सीतापांग एक शब्द है सीतापांग। सीतापांग जो है ये भी आपका मोर का पर्यायवाची है। तो इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा, सीतापांग भी मोर का पर्यायवाची है। नर्तक प्रिय, मेह प्रिय, केकी, नीलकंठ, सिखावल, सारंग और ध्वजी, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सब मोर के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है जो ऑप्शन वह है ऑप्शन डी, बाकी ये तीनों बिल्कुल सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मयूर, सिखी, रात्रि, विभावरी, मछली, मत्स्य, मगरमच्छ, मरकट। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे जो मगरमच्छ का मरकट दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि मरकट जो है यह बंदर का पर्यायवाची होता है, ये मगरमच्छ का पर्यायवाची नहीं। मरकट जो है यह बंदर का पर्यायवाची है।
बंदर का पर्यायवाची होगा। बाकी मयूर का सिखी बिल्कुल सही सुमेलित है, रात्रि का विभावरी भी सही सुमेलित है और मछली का मत्स्य भी सही सुमेलित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग्म पहचान कीजिए। दिनांक मिति, रात्रि दिवाकर, अमृत अमीय, सरिता तटनी। तो कौन सा यहाँ पे जो है सही सुमेलित नहीं है, गलत युग्म का यहाँ पे पहचान करना है। तो ऑप्शन बी जो रात्रि का दिवाकर दिया हुआ है बिल्कुल अपोजिट दे दिया गया, क्योंकि रात्रि जो है या रात का पर्यायवाची है, दिवाकर जो है या दिन का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे रात और दिन एक तरीके से विलोम दे दिया गया है, तो ये सही सुमेलित नहीं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी दिनांक का मिति बिल्कुल सही सुमेलित है, अमृत का अमीय भी सही सुमेलित है और सरिता का तटनी भी सही सुमेलित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भौरा का पर्यायवाची नहीं है। मधवा, मधुप, मधुकर, अली। कौन सा इसमें भौरा का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। मधवा जो है यह भौरा का पर्यायवाची नहीं है। मधवा जो है यह इंद्र का पर्यायवाची होता है, इंद्र का पर्यायवाची है मधवा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी मधुकर, मधुप और अली ये तीनों भौरा के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अल्प का विलोम शब्द है। न्यून, बहु, आदि, शांत। तो कौन सा यहाँ पे अल्प का विलोम शब्द है। तो अल्प का यहाँ पे जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा बहु। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अल्प का विलोम शब्द बहु होता है, जबकि न्यून का विलोम जो हो जाएगा यह हो जाएगा अति। न्यून का जो यहाँ पे विलोम होगा यह हो जाएगा अति, अति हो जाएगा न्यून का विलोम। आदि का विलोम हो जाएगा यहाँ पे अंत, आदि का विलोम हो जाएगा अंत। और शांत का जो विलोम होगा यह हो जाएगा अनंत, अनंत हो जाएगा शांत का विलोम। तो यहाँ पे जो अल्प का विलोम होगा यह हो जाएगा बहु। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अथ का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। अथ का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। तो अथ का विलोम हो जाएगा इति। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पूरा का विलोम हो जाएगा यहाँ पे अधूरा। पूरा का, एक मिनट, पूरा का विलोम दिया ही गया है, तो पूरा का विलोम यहाँ पे अधूरा हो जाएगा और अथ का विलोम हो जाएगा इति। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अजल का विलोम यहाँ पे हो जाएगा सजल, सजल। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्पण का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। विराग, ग्राह, ग्रहण या फिर विग्रह। तो अर्पण का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा ग्रहण। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। अर्पण का विलोम शब्द ग्रहण होगा, जबकि ग्राह का विलोम हो जाएगा त्याज्य। आग्राह भी होता है, यानी कि ग्राह के आगे आ अगर लगा दिया जाए तो ग्राह का विलोम अग्राह भी सही हो जाएगा। और साथ ही इसका एक विलोम और होता है, यह हो जाएगा त्याज्य, त्याज्य हो जाएगा इसका सही विलोम। और विग्रह का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा अनुग्रह, अनुग्रह हो जाएगा विग्रह का सही विलोम। और यहाँ पे विराग का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा अनुराग, अनुराग हो जाएगा सही विलोम। तो यहाँ पे अर्पण का जो सही विलोम होगा यह हो जाएगा ग्रहण। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अपकर्ष का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। अर्थहीन, परिमित, सदोष या फिर उत्कर्ष। तो अपकर्ष का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा उत्कर्ष। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। अर्थहीन का विलोम हो जाएगा अर्थवान, अर्थहीन का जो विलोम होगा यह हो जाएगा अर्थमान, अर्थवान हो जाएगा इसका विलोम। सदोष का विलोम हो जाएगा अदोष, सदोष का विलोम हो जाएगा आदोष, आदोष हो जाएगा। और परिमित का विलोम हो जाएगा अमित, परिमित का विलोम हो जाएगा अमित, अमित। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा अपकर्ष का यह हो जाएगा ऑप्शन डी उत्कर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25, उत्पत्ति का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। उद्गम, विनाश, विकास या फिर उत्तम। तो उत्पत्ति का यहाँ पे विलोम कौन सा हो जाएगा। तो उत्पत्ति का विलोम हो जाएगा विनाश। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन बी, उत्पत्ति का सही विलोम विनाश होगा। उद्गम का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा विलय। उद्गम का उद्गम का जो विलोम होगा यह हो जाएगा विलय, विलय हो जाएगा। और विकास का जो विलोम होगा यह हो जाएगा पतन, विकास का विलोम हो जाएगा पतन। उत्तम का विलोम हो जाएगा अधम, अधम हो जाएगा उत्तम का विलोम। तो यहाँ पे उत्पत्ति का विलोम पूछा गया है, तो उत्पत्ति का जो सही विलोम होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी विनाश। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। मुक्त, प्रकट, शांति या फिर मुख्य। तो यहाँ पे गुप्त का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा प्रकट। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। गुप्त का सही विलोम प्रकट हो जाएगा। मुक्त का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा ग्रस्त। मुक्त का जो यहाँ पे विलोम होगा यह हो जाएगा ग्रस्त।
मुक्त का विलोम ग्रस्त हो जाएगा। और शांति का विलोम हो जाएगा अशांति या फिर कोलाहल भी हो जाएगा। शांति का विलोम कोलाहल, कोलाहल हो जाएगा। और मुख्य का विलोम हो जाएगा गौड़, गौड़, मुख्य का विलोम हो जाएगा गौड़। और गुप्त का विलोम हो जाएगा प्रकट। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, गुण का विलोम निम्न में से कौन सा नहीं है। गुण का विलोम इसमें से कौन सा नहीं है। तो अवगुण भी होगा, दोष भी होगा, ऐब भी होगा, यानी कि गुण के ये तीनों विलोम हो जाएंगे। जो यहाँ पे विलोम नहीं होगा गुण का, वह हो जाएगा गुणहीन। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। गुणहीन का जो विलोम होगा यह हो जाएगा अवगुण। गुणहीन का जो यहाँ पे जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, यानी कि गुण का जो विलोम हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अवगुण जो है या गुण का विलोम नहीं होगा। बाकी दोष, ऐब और गुणहीन ये तीनों गुण के विलोम हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अवगुण का जो विलोम होता है वह गुण नहीं होगा, बल्कि गुणवान या गुणाढ़ होगा अवगुण का विलोम। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी गुण के जो विलोम हो जाएंगे या दोष, ऐब और गुणहीन तीनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, करुण का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। करुण का विलोम अकरुण, विकरुण, निष्ठुर या फिर निष्कलंक। तो यहाँ पे करुण का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा निष्ठुर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। करुण का विलोम हो जाएगा निष्ठुर। नेक्स्ट प्रश्न है, निष्काम शब्द निम्नलिखित में से किसका विलोम शब्द है। नाकामयाब, बदकिस्मत, कामी या फिर नाकाबिल। तो निष्काम का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कामी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नाकामयाब का हो जाएगा कामयाब, और बदकिस्मत का हो जाएगा खुशकिस्मत, और नाकाबिल का हो जाएगा काबिल। तो यहाँ पे निष्काम का जो सही विलोम होगा यह हो जाएगा कामी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उदासीन का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। प्रसन्न, खुशकिस्मत, आसक्त या फिर उद्विग्न। तो यहाँ पे उदासीन का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा आसक्त। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उदास का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा प्रसन्न। खुशकिस्मत का विलोम अभी हमने ऊपर देखा, बदकिस्मत हो जाएगा। और उद्विग्न का विलोम हो जाएगा निरुद्विग्न। इसका निरुद्विग्न यहाँ पे हो जाएगा किसका, तो उद्विग्न का विलोम। तो ऑप्शन सी यहाँ पे उदासीन का जो विलोम शब्द दिया हुआ है ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ तत्सम है, दूसरी तरफ तद्भव दिया हुआ है। मुट्ठी, मुष्टि, लगुड़, लकड़ी, लशुन, लहसुन, सप्त, सात। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए में यहाँ पे स्थान परिवर्तित कर दिया गया है। ऑप्शन ए जो यहाँ पे दिया हुआ है, मुट्ठी जो है यह तद्भव है, और मुष्टि जो है यह तत्सम है। तो यह दोनों सही सुमेलित नहीं है, इनमें स्थान चेंज दिया गया है। बाकी लगुड़ जो है तत्सम है, और इसका जो तद्भव होगा लकड़ी हो जाएगा। लहसुन जो है यह तद्भव है, लहसुन जो है यह तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा लहसुन। और सप्त जो है यह तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह सात हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। शिष्य, सौभाग्य, साग या फिर शीतल। तो यहाँ पे साग जो दिया हुआ है ये तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा साग हो जाएगा इसका सही तत्सम। और यहाँ पे शिष्य जो है यह तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा सिख हो जाएगा इसका सही जो है तद्भव। और सौभाग्य जो है इसका जो सही तद्भव होगा यह हो जाएगा सुहाग। और शीतल जो है इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा सीला हो जाएगा शीतल का सही तद्भव। तो यहाँ पे साग जो है यह ऑलरेडी तद्भव दिया हुआ है, इसका तत्सम साग हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। छार, मैल, रजनी, सत्य। कौन सा यहाँ पे तद्भव शब्द है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। मैल जो है यहाँ पे तद्भव शब्द है, इसका जो सही तत्सम होगा यह हो जाएगा मल। छार जो है यहाँ पे तत्सम है, और इसका जो सही तद्भव होगा यह हो जाएगा खार हो जाएगा इसका सही तद्भव। और रजनी जो है इसका जो सही तद्भव होगा रैन हो जाएगा।
और सत्य जो है यह तत्सम है और इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा सच। मैल जो है ये तद्भव है और इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा मल। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। जो यहाँ पे पहले से ही तद्भव दिया हुआ है तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा सुमेलित है, कौन सा युग्म सुमेलित है? तद्भव तत्सम। होंठ होष्ठ, हींग हिंग, हथौड़ा प्रस्तर, हड्डी अस्थि। तो कौन सा यहाँ पे युग्म जो है यह सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हड्डी का जो यहाँ पे अस्थि दिया हुआ है बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी होंठ का जो यहाँ पे होष्ठ दिया हुआ है गलत है, ओष्ठ होता है, ओष्ठ तत्सम। हिंग का जो होता है हिंग होता है, यहाँ पे छोटी की मात्रा लगा देंगे तो हिंग हो जाएगा। तो इसका सही तत्सम, हिंग का जो सही तत्सम होगा हिंग हो जाएगा। हथौड़ा का जो सही तत्सम होता है ये प्रस्तर नहीं होता है, हस्त हो जाएगा, हस्त हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी पहले से सही सुमेलित है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? विनति, भेष, भौं या फिर वंश। कौन सा इसमें से तत्सम नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। भौं जो है यह तत्सम नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भौं का जो तत्सम होता है यह होता है भ्रू। भौं का जो सही तत्सम होगा यह भ्रू हो जाएगा। यहाँ पे विनति जो है यह तत्सम है, इसका जो तद्भव होता है यह होता है बिनती। बिनती हो जाएगा सही इसका तद्भव। और वेश जो है इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा भेष। भेष हो जाएगा इसका सही तद्भव। और वंश जो है इसका जो सही तद्भव होगा यह हो जाएगा वंश। वंश। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द यहाँ पे ऑलरेडी तद्भव है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ तद्भव है दूसरी तरफ तत्सम दिया हुआ है। पूरा, पूरक, पोती, पौत्री, पौना, पादोन, पूंछ, पुच्छ। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी में जो यहाँ पे पूंछ का पुच्छ दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि पूंछ का जो सही तत्सम होता है यह होता है पुच्छ। इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों बिल्कुल सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ तद्भव है दूसरी तरफ तत्सम दिया हुआ है। फुर्ती, स्फूर्ति, बकरा, वर्कर, बढ़ई, बर्धकी, बारात, बारात, बारात। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे जो बारात का बारात दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि बारात का जो सही तत्सम होता है वर यात्रा होता है, वर यात्रा। तो यहाँ पे बारात दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। बाकी ये तीनों बिल्कुल सही सुमेलित हैं, यानी कि फुर्ती तद्भव है, इसका स्फूर्ति बिल्कुल सही है। बकरा जो है इसका ये तद्भव है, उसका तत्सम वर्कर होता है, ये भी सही है। और बढ़ई जो है ये तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा वर्धकी होगा, ये भी यहाँ पे बिल्कुल सही सुमेलित है। तो बारात का जो सही तत्सम होता है यह वर यात्रा होता है, ना कि बारात। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? पड़ोसी, नयन, नीम, धूल। कौन सा शब्द यहाँ पे तत्सम है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा नयन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नयन जो है यह यहाँ पे तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा नयन। नयन यह तद्भव हो जाएगा। पड़ोसी जो है यह तद्भव है और इसका जो सही तत्सम होगा यह हो जाएगा प्रतिवेशी। प्रतिवेशी, प्रतिवेशी यहाँ पे सही इसका तत्सम होगा। नीम जो है इसका जो सही तत्सम होगा यह हो जाएगा निम्ब। निम्ब। और धूल जो है इसका जो सही तत्सम होगा यह हो जाएगा धूली। धूली हो जाएगा इसका सही तत्सम। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा, जो पहले से ही तत्सम दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? निमंत्रण, तो, दुर्लभ, पक्षी। कौन सा शब्द इसमें से तद्भव है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। तो जो है यहाँ पे तद्भव है, इसका जो सही तत्सम होता है यह होता है ततः। ततः इसका सही तत्सम हो जाएगा। निमंत्रण जो है यहाँ पे तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा न्योता। दुर्लभ जो है यहाँ पे तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा दूल्हा। और पक्षी जो है यहाँ पे तत्सम है, इसका जो सही तद्भव होगा यह हो जाएगा पंछी। इस तरीके से लिखा जाएगा पंछी। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा शब्द तद्भव है पहले से, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा तथा। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित नहीं है। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? एक तरफ तद्भव है दूसरी तरफ तत्सम दिया हुआ है। चूमना, चुंबन, चाम, चर्म, छाया, छा, छत, छत्र। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। छाया का जो यहाँ पे
छाह दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि छाया जो है ये तत्सम है, छाह जो है ये तद्भव है, तो स्थान परिवर्तित हो गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी चुम्ना का चुंबन बिल्कुल सही तत्सम है, चाम का चर्म तत्सम बिल्कुल सही है, और छत का छत्र जो है ये भी तत्सम सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, इसको सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। यायावर, एक स्थान पर टिक कर ना रहने वाला, पृष्ठव्य पूछने योग्य, प्रत्युत्पन्न मति, जो तत्काल उत्तर दे सके, युयुत्सु, युद्ध में शहीद होने वाला। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी में यहाँ पे जो दिया हुआ है युयुत्सु, युद्ध में शहीद होने वाला, इसका एक वाक्य जो दिया हुआ है गलत दिया हुआ है। युयुत्सु का जो सही एक वाक्य होता है यह होता है युद्ध की इच्छा रखने वाला, युद्ध का इच्छुक जो है यह युयुत्सु कहलाता है। युद्ध में शहीद होने वाले के लिए जो है युयुत्सु शब्द प्रयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। बाकी ये तीनों कथन बिल्कुल सही सुमेलित है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस वस्त्र को पहना ना गया हो, जिस वस्त्र को पहना ना गया हो, तो अप्रहत इसके लिए सही एक शब्द होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी अभ्यस्त के लिए जो एक वाक्य होगा यह हो जाएगा, किसी काम को बार बार करने का अनुभव करना, ये होता है अभ्यस्त। और नवीन मतलब होगा बिल्कुल नया। और अगम का जो एक वाक्य होगा यह होगा कि जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे अगम कहेंगे। तो जिस वस्त्र को ना पहना गया हो उसके लिए एक शब्द अप्रहत होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पीछे पीछे चलने वाला के लिए प्रयुक्त शब्द है अनुगामी, अनुचर, अनुसरणीय, अनादृत। तो पीछे पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो अनुगामी हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। जिसका आदर ना किया गया हो उसके लिए एक शब्द अनादृत होता है। और अनुसरण करने योग तो ये हो जाएगा अनुसरणीय, अनुसरण करने योग तो अनुसरणीय हो जाएगा। और पीछे पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा अनुगामी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित नहीं है, जिस रोग का इलाज ना किया जा सके लाइलाज, जो छाती के बल चलता हो छतनाग, जिसका मन जगत से उचट गया हो उदासीन, दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग कर देना आत्मोत्सर्ग। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि जो छाती के बल चलता है उसे छतनाग नहीं कहते हैं, उसे उरग कहते हैं। उरग, जो छाती के बल चलता है उसे उरग कहते हैं, छतनाग नहीं कहते हैं। तो बाकी ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी बिल्कुल सही सुमेलित हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी सही सुमेलित नहीं था, और इसका हमने सही आंसर भी देखा। जो छाती के बल चलते हैं उसका जो एक शब्द होता है यह होता है उरग, ना कि छतनाग। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसे खरीद लिया गया हो, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो जिसे खरीद लिया गया हो उसके लिए जो एक शब्द होता है यह होता है कृत। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कृत यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो गुण दोष का विवेचन करता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो गुण दोष का विवेचन करता हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा आलोचक। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और जो कहने, सुनने, देखने में लज्जापूर्ण हो उसे अश्लील बोलेंगे। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन जो है यह इतिवृत्त कहलाता है। तो जो गुण दोष का विवेचन करता हो उसे आलोचक कहेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जो गुण दोष का विवेचन करता हो उसे आलोचक कहेंगे। और किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया तथ्य वर्णन जो है यह इतिवृत्त कहलाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंकेक्षक वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो अंकेक्षक के लिए एक शब्द जो हो जाएगा यह हो जाएगा आय व्यय के आंकड़ों की जाँच करने वाला अंकेक्षक होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अजर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे अजर कहेंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। जिस स्त्री का पति बाहर हो, प्रेषित पति का, जिसका विवाह ना हुआ हो अशीलवंती, 2 बार जन्म लेने वाला द्विज, जो कुछ ना जानता हो अज्ञ। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। जिसका विवाह ना हुआ हो अशीलवंती, जो यहाँ पे दिया हुआ गलत दिया हुआ है। अपरिणित होता है इसके लिए एक शब्द, अपरिणित, अपरिणित होगा इसके लिए एक सही शब्द। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द है दावानल, जलागम, बड़वानल या फिर भीषणाग्नि। तो यहाँ पे समुद्र की आग के लिए जो एक सही शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी बड़वानल।
समुद्र की आग बड़वानल, जंगल की आग दावानल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रोगी में उत्कट जिजीविषा थी, गलत दिए गए लिखे गए शब्द की सही रूप में छांटें। मतलब कौन सी बर्तनी, यहाँ पे जो चारों शब्द दिया हुआ है इसमें से जिजीविषा किस रूप शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में जो जिजीविषा लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए शब्दों में शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है, सर्वोत्तम, सांसारिक, स्रोत या फिर कीर्ति। तो यहाँ पे कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में यहाँ पे जो स्रोत दिया हुआ है यह इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। स्रोत यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। कीर्ति यहाँ पे गलत है, कीर्ति इस तरीके से लिखा जाता है, और संसारिक नहीं होता, सांसारिक होता है, सांसारिक, सॉरी सांसारिक होता है ये। और कीर्ति तो इस तरीके से लिखा जाएगा। स्रोत ऑलरेडी शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। सर्वोत्तम यहाँ पे तो आधा था और रहेगा सर्वोत्तम में, इस तरीके से लिखा जाएगा सर्वोत्तम। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी सबका भी हमने शुद्ध बर्तनी देखा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। तो बैल और बकरी घास चरता है, गलत है। बैल और बकरी घास चरते हैं, ये वाक्य यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। भिखारी की दशा से मुझे दया आ गई। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य, यहाँ पे इस वाक्य में कौन सा भाग जो है गलत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा दशा से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भिखारी की दशा देखकर मुझे दया आ गई, दशा देख कर होना चाहिए था, दशा से नहीं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा, वाह कितना सुंदर दृश्य है। ये वाक्य यहाँ पे शुद्ध है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जातियाँ हैं, भारत में अनेक जातियाँ हैं, या फिर भारत में अनेकों जातियाँ हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में अनेक जातियाँ हैं। ये वाक्य यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, क्योंकि अनेक जो है अपने आप में बहुवचन है, तो उसके साथ अनेकों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। फल बच्चे को काट कर खिलाओ, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, या फिर काट कर फल बच्चे को खिलाओ। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन सी में जो है बच्चे को फल काट कर खिलाओ, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। तो मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, ये वाक्य यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध है। गाने का अभ्यास किया जाता है, कसरत, शौक और व्यायाम नहीं किया जाता। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकारांतर में से मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है। तो यहाँ पे कौन सा प्रकारांतर सही होगा। तो प्रकारांतर जो लिखा हुआ है ऑप्शन बी में, इसकी जो बर्तनी है ये बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखी हुई है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बंदूक एक रिक्त स्थान है। तो यहाँ पे दिया हुआ है रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द का प्रयोग करें। तो बंदूक क्या है। तो बंदूक जो है ये एक शस्त्र है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो जो भी हथियार हाथ में लेकर चलाए जाते हैं उसे शस्त्र कहेंगे, जबकि जो हथियार फेंक कर चलाए जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है। तो उन्हें बोला जाएगा अस्त्र। जैसे भाला क्या होगा, तो भाला एक अस्त्र हो जाएगा, जबकि बंदूक क्या है, तो हाथ में लेकर चलाई जाती है, तो ये एक शस्त्र है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 60 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और साथ ही वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।